हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज होम साइंस क्लासेस। आज हम न्यूट्रिशन का ही अदर पार्ट यानी उसका एक भाग जो है वो देखने वाले हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है क्या, ये हम देखते हैं। खाद्य पदार्थ हमें या तो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं या फिर हमें पशु जगत से मिलते हैं। दो ही जगत से हमें जो भी भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो ये दो ही जगत है। या तो हम शुद्ध शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी खाते हैं और मांसाहारी भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ सर्वाहारी होते हैं जो ये दोनों खाते हैं। ठीक है, इसी कारण प्राप्ति के साधन के आधार पर हम भोजन को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ है, एक तो वनस्पति जगत है हमारा और दूसरा है हमारा पशु जगत। वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हम देखते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ जो है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें हम वनस्पति प्रदत्त पदार्थ भी कहते हैं। जिसमें पहला आता है हमारे पास अनाज, दूसरा है दलहन वर्ग अथवा जो कि दालें, जो कि शाकाहारियों के लिए एक प्रोटीन का सबसे बड़ा साधन है। कंद एवं मूल यानी जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं वो, गुड़ हो गया, चीनी, फल एवं सब्जियां, सूखे मेवे, तेल और औषधियां, क्योंकि पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं जो कि हमारे रोगों के लिए लाभदायक होते हैं, रोगों को खत्म करने के लिए लाभदायक होती है। तो जिसमें हमने पहला पढ़ा है अनाज। सबसे पहला जो है हम देखते हैं वो अनाज है। यह मनुष्य का मुख्य खाद्य है, मुख्य खाद्य पदार्थ है, यानी हम मुख्य रूप से इनको लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति शाकाहारी भोजन नहीं करता है या शुद्ध मांसाहारी है, तब भी ये थोड़ा बहुत उनको लेता ही लेता है, क्योंकि वो उसके शरीर के लिए लाभदायक होती है। उसको पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाने के लिए अनाज आवश्यक होता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, अनाज के अंतर्गत चावल आता है, गेहूं आएगा, तंदूर, ज्वार, बाजरा, मकई, जौ, जई। इसे हम कह सकते हैं ये एक तरीके का मोटा अनाज होता है जो कि हम लेते हैं। इससे पेट ज्यादा समय तक हमारा भरा भरा रहता है और भूख भी थोड़ी कम लगती है। और जो अनाज है वो आदत और वातावरण के अनुसार जहाँ पर जिस अन्न की अधिकता होती है वहां पर उसका प्रयोग या उपयोग अधिक होता है। जैसे भारत, जापान, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा में चावल का उपयोग अधिक होता है, क्योंकि वो समुद्री इलाका जितना भी है भारत का, या जापान देखा जाए, चीन देखा जाए, श्रीलंका है, सुमात्रा है, तो इन सब में चावल का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि वहां पर जो भूमि पाई जाती है वो चावल के लिए बहुत अधिक उपजाऊ है, तो इसलिए चावल का अधिक उत्पादन होता है। और यूरोप और अमेरिका में जो है वो गेहूं और मकई का उपयोग अधिक होता है। अर्थात हम यूरोप में देखते हैं और अमेरिका में देखते हैं कि पॉपकॉर्न ज्यादा खाए जाते हैं, और पॉपकॉर्न एक जो है वो मकई का ही रूप है। पॉपकॉर्न लोग बहुत खाते हैं। ठीक है, गेहूं ज्यादा खाते हैं, ब्रेड वहां पे ज्यादा खाया जाता है, पिज्जा खाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सब गेहूं से ही बनती है, गेहूं से ही मैदा बनता है और मैदे से ये सारी चीजें बनती हैं। अब संगठन क्या है, देखते हैं। अन्न में प्रोटीन कम मात्रा में होता है और उसकी जाति पर निर्भर करता है। यानी जो हम मोटा अनाज लेते हैं उसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है, उसमें कार्बोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी 60 से 80% तक कार्बोज पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो 6 से 12% पाई जाती है, और वसा जो है नाम मात्र की ही पाई जाती है, ज्यादा वसा नहीं पाई जाती है। खनिज में लोहा, सल्फर, फास्फोरस, चूना, सोडियम और मैग्नीशियम के लवण भी इसमें उपस्थित होते हैं। विटामिन डी की कमी को विटामिन डी की कमी से चूने का समीकरण ठीक से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी कब होती है, चूने का समीकरण जब ठीक नहीं होता, अर्थात चूने में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी जब तीनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी इनका प्रपोर्शन जब सही ढंग से होता है,
तो ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। अर्थात यदि इसकी अधिकता है, यानी चूने की अधिकता है, तो उससे पेट में पथरी हो जाएगी। और जिस खाद्य में चूना पाया जाता है, उसके साथ ऐसे खाद्य पदार्थ या खाद्य द्रव्यों को रखना चाहिए जिसमें विटामिन डी हो, जिससे कि उसकी कमी को, यानी जो उसकी अधिकता है, उसको कम किया जा सके। अब अनाज की हम संरचना देख लेते हैं, जिसमें पहला है छिलका, दूसरा है एल्यूरोन, तीसरा है भ्रूणकोश, और चौथा है जनन कोशिका, और पांचवा है स्क्वाटलम। ठीक है। छिलका यानी ब्रेन कवरिंग जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? इसकी रचना जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और अधिकतर सारे पेड़ पौधे जो है उसमें सेल्यूलोज पाया ही जाता है। इसमें विटामिन, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। ये दाने का बाहरी आवरण होता है और ये दाने की रक्षा करता है। भूसी का निर्माण इसी से अलग होने पर होता है। जो गेहूं की ऊपर वाली कवर होती है, जो छिलका होता है, यानी उसी से भूसी बनती है, और यदि इसे ज्यादा महीन कर दिया जाता है तो भूसी खत्म हो जाती है। और भूसी जो है वो हमारे पाचन शक्ति को सरल करने में या फिर अच्छा बनाए रखने में सहायक होती है। इससे पाचन आसानी से हो जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं। हमने छिलका देखा, अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एल्यूरोन। ये बीज का वह भाग होता है जिसमें प्रोटीन, थायमिन और फास्फोरस से बना होता है। ये छिलके के नीचे स्थित होता है। ये तीसरा जो भाग है वो है एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश। इस भाग का निर्माण जो है वो स्टार्च, प्रोटीन, वसा तथा खनिज पदार्थों के योग से होता है। यानी एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश जो है वो स्टार्च से मिलकर बना होता है, प्रोटीन, वसा व खनिज पदार्थों के योग से बनता है ये। अब देखते हैं यहाँ पर चौथा जनन कोशिका यानी जर्म सेल। जर्म सेल जो है वो बीज के अंकुरण वाला स्थान होता है। यहाँ पर राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रोटीन और वसा भी कुछ मात्रा में उपलब्ध होती है। स्क्वाटलम ये क्या है? ये एक उत्तकीय संरचना है जो कि जनन कोशिका एवं भ्रूण के मध्य स्थित होती है, और ये पौधे के विकास में सहयोग देती है, और यहाँ पर एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए इसका संरचना है जो कि एंडोस्पर्म ये रहा। अभी हमने पढ़ा स्क्वाटुलम। ठीक है। ये रेडिकल है, यानी ये जर्म वाला भाग है। भ्रूण कोश वाला जर्म जहाँ से होता है वो वाला भाग है। एंडोस्पर्म ये रहा, एल्यूरोन, ब्रेन, और ये ब्रश। ब्रश जो है ये जो ऊपर निकले रहते हैं ना, ब्रश कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनाजों की उपयोगिता क्या है। अनाजों की उपयोगिता, जिसमें पहला है कि अनाज शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अनाजों के द्वारा विभिन्न पार्कस के भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, जिनके कारण भोजन में विविधता उत्पन्न होती है और ये अधिक स्वादिष्ट एवं आकर्षक दिखाई देते हैं। अनाज जो है अधिकांशतः सुपाच्य होते हैं, यानी आराम से पच जाते हैं। बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। इनको सावधानी से रखने पर ये बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जिसमें पहला है गेहूं। अन्नों में ये सर्वोत्तम माना गया है। इसके उपयोग से मनुष्य ज्यादा बलिष्ठ और स्वस्थ रहता है। गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है, उसे हम ग्लूटेन कहते हैं। गेहूं की प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? ग्लूटेन कहते हैं। ये जो अच्छा किस्म का गेहूं होता है उसमें 10 से 14%, और जो घटिया गेहूं होता है उसमें 8 से 9% पाया जाता है। गेहूं के अंकुरण में प्रोटीन और वसा पाया जाता है। इसकी भूसी में कार्बोस अधिक उपयोगी होता है। लवण का भाग इसके छिलका या भूसी में रहता है। इसमें लोहा, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम और मैग्नीशियम है। गेहूं का प्रयोग जो है विशेषकर आटा पिसवाकर या फिर दलिया बनाकर किया जाता है, जो कि दोनों ही बहुत लाभदायक है। आटा जो है वो भूसी सहित होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे पाचन में सहायक हो सके। गेहूं का जो ऊपरी छिलका है वो हमें हटाना नहीं चाहिए, न ही चोकर को निकालना चाहिए।
चोकर जो है वो पेट को साफ करता है और ऊपरी छिलके में लवण रहते हैं। मैदे से अच्छा जो है वो आटा माना जाता है। आटे के दानेदार भाग को हम सूजी भी कहते हैं, सूजी कहा जाता है, और यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गेहूं से बनने वाले पदार्थ जैसे पाव, रोटी होती है, बिस्कुट, केक, मैक्रोनी, कचौड़ी, चपाती, रोटी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें अनाजों में ही चना। चना क्या है? अनाजों का मुख्य प्रकार है ये। अनाजों की श्रेणी का सदस्य होने पर इसे दाल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें आयरन, प्रोटीन तत्वों की प्राप्ति होती है, और अंकुरित चने जो हैं इसका प्रयोग करके हम शरीर को ऊर्जा एवं पौष्टिकता प्रदान कर सकते हैं। चावल आता है नेक्स्ट अनाज, जिसमें धान की उत्पत्ति अधिक होती है। वहां पर लोग चावल का अधिक प्रयोग करते हैं। जहां पर धान अधिक उगेगा वहां पर चावल अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कि असम हो गया, बिहार, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, यानी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों में अधिकतर, पश्चिमी नहीं, पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों का जितना भी भाग है वहां पर सबसे ज्यादा चावल का प्रयोग किया जाता है। चावल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, भुजिया चावल और अरवा चावल। अभी होते क्या है भुजिया चावल और अरवा चावल, एक बार देखते हैं। चावल जो उबालकर और उबलने के बाद सुखाकर कुटवाया जाता है उसे भुजिया या उसीना चावल कहते हैं। उसीना चावल अधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उसे उबाल लिया जाता है और उबालने के बाद उसको सुखाकर कुटवाया जाता है। धान, अब हम देखते हैं अरवा चावल क्या होता है। धान यूं ही सुखाकर कुटवाया जाता है, उसे हम अरवा चावल कहते हैं। सबसे ज्यादा पौष्टिक जो होता है वो उसीना चावल कहा जाता है, और ये सुपाच्य भी होता है, पचने में आसानी भी हो जाती है। चावल का मांड निकालने से उसमें से कार्बोज, लवण, विटामिन, ये सब जो है वो निकल जाते हैं और उसमें निस्सार भाग ही रह जाता है। इसलिए चावल को खूब साफ से धोने के बाद उतने ही जल में चावल को पकाना चाहिए जितना कि वह सूख ले। अर्थात जब लोग चावल को चढ़ाते हैं तो उसका सफेद मांड जो है वो अलग कर देते हैं, परंतु उसको अलग करने के पश्चात चावल बस एकमात्र खाने योग्य रह जाता है, परंतु उसके जितने भी लवण होते हैं, कार्बोज होता है, वो सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें चावल को पहले भिगो लेना चाहिए। भिगोने के बाद अच्छे से साफ सूफ करके उसको भिगोकर उसके पश्चात उतना ही उसमें पानी डालना चाहिए जिसमें कि वो पक सके। ठीक है। भात या चावल से अधिक सुपाच्य जो है वो खिचड़ी होती है। क्यों? क्योंकि खिचड़ी में दाल भी मिला होता है, घी भी मिला होता है उसमें, और चावल जो है वो उसके मांड नहीं निकाल सकते आप। मांड नहीं निकाला जाता तो वो सुपाच्य होता है, और खिचड़ी जो है पचने में आसान होती है और जल्दी पच भी जाती है। इस कारण जिंक का पाचन ठीक तरह से नहीं रहता है, उन्हें रोगियों को खिचड़ी ही दी जाती है। यदि हम माड़ में चावल में से माड़ निकाल देते हैं तो उसमें जिंक नहीं होता है, और जिंक न रहने पर पाचन ठीक से नहीं होता, और पाचन जब ठीक से नहीं होता है तो उन लोगों को खिचड़ी ही दी जाती है। ग्लूटेन रहित अनाज, यानी जिसमें ग्लूटेन कम मात्रा में पाया जाता है। जौ, जिसमें जिसमें कि ये पौष्टिक अन्न है, इसमें खनिज द्रव की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन भी गेहूं के बराबर ही होता है। इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूओज, इस कारण ये रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, यानी उपयुक्त होता है। रोटी इसकी कुछ रूखी बनती है। जौ के चूर्ण को उबालकर रोगियों को दिया जाता है। जौ जब अल्प अंकुरित होता है तो उसे सुखा दिया जाता है और इसको मल्टी मिश्रित दूध कहते हैं। उपयोग पेय पदार्थ के रूप में इसका किया जाता है, मल्टी मिश्रित दूध के रूप में। जई जो है ये भी एक ग्लूटेन रहित अनाज है। इसमें पौष्टिक शक्ति अधिक होती है। गेहूं की तरह ग्लूटेन इसमें नहीं होता है और इसका प्रोटीन गेहूं से अलग होता है। इसका पाचन गेहूं और जौ से कठिन होता है और इसलिए इसका उपयोग अधिकतर घोड़े के दाने में किया जाता है।
क्योंकि घोड़ा जो है एक बार खा लेता है उसके बाद काम करता रहता है, तो उसका पाचन कठिन होगा, तो उसका पेट भरा रहेगा, नहीं तो उसे बार बार भूख लगेगी। ज्वार और बाजरा ये खाद्य के रूप में इसका व्यवहार अधिकतर यानी उपयोग किया जाता है, जो कि गुजरात में किया जाता है ज्यादातर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कुछ प्रांतों में होता है। गेहूं के साथ मिलाकर इसको खाने की जो रोटी है वो अच्छी बनती है। अब हम आते हैं मकई पर। बाजरा का प्रयोग हम ज्यादातर सर्दियों में करते हैं क्योंकि गर्म होता है। खाद्य के रूप में इसका व्यवहार भारत में, इटली, यूरोप और अमेरिका में मकई का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मकई, मक्का जिसे हम कहते हैं, इसमें भी ग्लूटिन नामक प्रोटीन नहीं होता है। ये इसकी भी रोटी जो है गेहूं की तरह पतली नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इसमें प्रोटीन और वसा दोनों ही होते हैं। दलहन वर्ग आता है। अब दलहन तथा दालें कि मनुष्य अपनी आर्थिक दुकह स्थिति के कारण जब दूध और मांस मछली नहीं ले पाता है, तो ये पार्श्विक प्रोटीन का उपयोग नहीं कर पाता, तो उनके लिए दाल बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और अधिकतर शाकाहारी लोग दूध तो लेते हैं परंतु मांस एवं मछली नहीं लेते हैं। दूध दही ले सकते हैं, लेकिन लोग अंडा मांस मछली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की कमी को पूर्ण करने के लिए वह लोग दालों का प्रयोग करते हैं। कुछ दालों में 1.2 और कार्बोज 1.3 के अनुपात में होते हैं। उड़द दाल, मसूर, अरहर, मूंग, चना, मटर का प्रयोग या उपयोग जो है वो अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दालों में खनिज लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मटर एवं सेम, मटर एवं सेम में गंधक, अरहर, मोठ, मसूर में लोहा पाया जाता है। दालों में यानी खनिज लवण जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जिस मनुष्य को वात या फिर गठिया होता है उसको दालों का प्रयोग कम करना चाहिए, और यह पचने में भारी होती है दाल और वायु भी पैदा करती है। अधिकतर जो उड़द दाल है वो सबसे ज्यादा वात पैदा करती है, उसको खाना अकेले खाना चाहिए परंतु दही के साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो एक प्रकार का दलहन है, और ये उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है इसका उत्पादन। और इसमें इसके प्रोटीन में प्रोटीन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है, और अन्य दालों में इसका प्रोटीन उत्तम दर्जे का होता है। जो शाकाहारी लोग हैं उनको प्रोटीन अधिक यदि प्राप्त होना है तो उन्हें सोयाबीन पनीर अधिक यानी सोयाबीन सबसे अधिक लेना चाहिए। दालों में वसा की कमी रहती है, इसमें 17% से अधिक वसा है। गेहूं में गेहूं के आटे के साथ इसको पिसवाकर या इसको मिलवाकर रोटी बनाने से रोटी की पौष्टिकता जो है वो और भी अधिक बढ़ जाती है, जिन्हें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। उन्हें इस प्रकार का प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन की दृष्टि से एक पाव सोयाबीन जो है वो 2.5 पाव मांस एवं 14 अंडे के प्रोटीन के बराबर होता है। यानी यदि हम प्रोटीन का पाव खाते हैं या रोटी खाते हैं तो ये 2.5 पाव मांस और 14 अंडे के प्रोटीन के बराबर होता है। यानी इसमें प्रोटीन बताया गया है कि अंडे और मांस से भी ज्यादा पाया जाता है। मसूर, मसूर में विटामिन बी अधिक पाया जाता है। खनिज लवण में लोहा और फास्फोरस भी होता है इसके अंतर्गत। प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है इसमें। दालों के प्रोटीन में प्यूरिनिक और यूरिक एसिड उत्पन्न होता है, इसलिए वात के रोगियों को दाल अधिक नहीं खानी चाहिए। यानी इसमें प्यूरिनिक और यूरिक एसिड जो है वो उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से गैस बनती है यानी वात होता है। कंद और मूल, रूट्स यानी ट्यूबर्स, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आलू, शकरकंदी, मिश्री कंद, झीमी कंद, आड़ू या जिसे खमरुइया भी कहते हैं, तिकानी और सुथनी। ये सब जो है वो जमीन के अंदर बैठते हैं यानी जमीन के अंदर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंद बोलते हैं। अब कार्बोज की प्रधानता अधिक रहती है, इसके बाद मूली, गाजर और शलजम, चुकंदर।
जो कि जड़ के रूप में होते हैं, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, कंद हमने देख लिया किसे कहते हैं और मूल किसे कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें कच्चा और पकाकर दोनों रूपों में खाया जा सकता है। इसमें खनिज लवण अधिक होते हैं, जल अधिक होता है, पर हमने ये देखा कि कार्बोज की प्रधानता अधिक रहती है। इसके बाद मूली, गाजर, शलजम एवं चुकंदर जो कि जड़ के रूप में रहते हैं, इन्हें कच्चा और पकाकर दोनों रूपों में खाया जा सकता है। ठीक है, इसमें खनिज लवण, जल अधिक होता है। ठीक है, चुकंदर में कार्बोज अधिक होता है, इससे जो है वो चीनी भी बनाई जाती है, यानी कार्बोज, चुकंदर का जो कार्बोज होता है इससे चीनी भी बनाई जाती है। आलू इस वर्ग में सबसे विशेष पदार्थ आलू है। ठीक है, इसका प्रयोग सारा संसार में होता है या सारे संसार के लोग करते हैं। आलू की जो पाच्यता इसके पकने की विधि पर निर्भर निर्भर करती है। ठीक है, आलू की जो पाच्यता है इसकी पकने की विधि पर निर्भर करती है। उबला हुआ आलू जल्दी और तला हुआ आलू जो है वो देर से पचता है। जहां आम जनता मांसाहारी होती है वहां के लिए आलू अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मांस में कार्बोज नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए आलू का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके साथ जो है वो आलू को खाया जाता है। जहाँ के मनुष्य चावल खाते हैं अथवा शाकाहारी होते हैं वहाँ आलू की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका प्रयोग मांस, दूध, अंडा, रोटी, दाल के साथ लाभदायक होता है। नेक्स्ट है शकरकंद। इसमें कार्बोज और शर्करा दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए ये अधिक मोटा होता है और इसको भी आलू की तरह ही आग में भूनकर और उबालकर खाया जाता है। इसमें 60% शर्करा और 12% जो है, 16% कार्बोज पाया जाता है और 12% जो है वो शर्करा पाई जाती है। गाजर जो है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसकी भी एक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि काली, नारंगी, पीली, लाल, और जो हम अभी देखते हैं कि गर्मियों में हमें नारंगी रंग की गाजर की प्रजाति देखने को मिलती है। लाल रंग की जो आती है वो सर्दियों में सबसे अधिक आती है भारत में, और काली होली के आसपास जो है वो काली गाजर देखने को मिलती है। अब हम अपने नेक्स्ट उसमें जो पढ़ेंगे वो होगा इसी का अदर पार्ट। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।